हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, NEP 2020 के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 101% जो है वो आपसे पूछा ही जाएगा न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। तो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो आपको पता है, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा जो मंजूरी थी वो कब दी प्रदान की गई थी? वो 29 जुलाई 2020 को। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। 2021 के एग्ज़ाम में, आई थिंक 2021 या 22 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है, यानी कि किसकी जगह पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। तो ये आपने याद रखना है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को NEP 2020 ने प्रतिस्थापित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर K. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 29 मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली थी। और इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 होगी, 1986 होगी और 2020 होगी। तो ये आपने याद रखना है। NEP 2020 से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। NEP 2020 के बारे में बात करते हैं। इसका जो पैटर्न है वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? 5+3+4 जो है वो NEP 2020 का ये स्ट्रक्चर है। ये आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। तो NEP जो है उसे भारत सरकार ने कब मंजूरी प्रदान की थी? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम है 2009 RTE एक्ट इसे जाना जाता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है वो 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये अधिनियम जो है वो मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। तो RTE एक्ट जो है वो क्या कहता है? RTE एक्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। एक पॉइंट आपने और नोट करना है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए RTE कहता है कि 6 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे दिव्यांग हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए।
अब कुछ फुल फॉर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूजीसी की जो फुल फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ये आपने याद रखना है। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कैब की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। एमएचआरडी की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह ERIC की जो फुल फॉर्म है, तो ERIC की जो फुल फॉर्म है वो एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह SCERT की जो फुल फॉर्म है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। SISE की जो फुल फॉर्म है वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन है। उसी तरह ECCE की जो फुल फॉर्म है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। NCT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। उसी तरह ICDS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। NIPCCD की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं JCVE की जो फुल फॉर्म है वो जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन है। CIVE की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है। नेक्स्ट जो है आपकी नेक्स्ट में बात की है डाइट की जो फुल फॉर्म है, डाइट की डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। DBE की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इग्नू की जो फुल फॉर्म है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। TTIS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। CIET की साइट की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। EMRC बात करते हैं EMRC की। EMRC की जो फुल फॉर्म है वो एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स हैं। AICTE जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। नाइपा की जो फुल फॉर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एग्ज़ाम में। आई थिंक 2021 या 22 के एग्ज़ाम में नाइपा की जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी? वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। साइट की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है, ये आपने याद रखना है। PCP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है। NOS की नेशनल ओपन स्कूल है। मोस्ट की जो फुल फॉर्म है MOST की मोस्ट की जो फुल फॉर्म है मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स है। IASE की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन है। उसी तरह NLM जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NLM की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल लिटरेसी मिशन है। ये कब शुरू हुआ था? ये वर्ष 1988 में शुरू हुआ था NLM, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं RFLP की जो फुल फॉर्म है रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम है। JSN की फुल फॉर्म क्या है? जन शिक्षण निलाम है, ये आपने याद रखना है। जन शिक्षण निलयम जो है वो JSN की फुल फॉर्म है। NIAE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन है। NIC की क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। जबकि IATE की फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन है। ATH की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन टू होम हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा घर की ओर। EDCIL की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड हो गया। EFA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल है। ETV की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशनल टेलीविज़न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह IELTS की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। IIAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है INSA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी हो गया। इनसेट की जो फुल फॉर्म है INSAT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, ये आपने याद रखना है। जबकि IPR की जो फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। JNU की फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। KG की फुल फॉर्म क्या होती है? किंडरगार्टन होती है, ये आपने याद रखना है। KVS की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसी तरह बात करते हैं LLB की जो फुल फॉर्म है, LLB की जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ लॉ है। LLD की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ लॉ है। LLB की बैचलर ऑफ लॉ है, ये भी आपने याद रखना है। MBA की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। MBBS की बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
MCA की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। MD की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ठीक है। MEd की मास्टर ऑफ एजुकेशन। NIIT की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, REC की फुल फॉर्म रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। जबकि यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जबकि NIT की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। IIT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी, एब्रीविएशन थी जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे NLM पूछा गया था, नाइपा के बारे में पूछा गया था, NCERT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये कैब की फुल फॉर्म थी पूछी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। मैक्सिमम हमने 58 एब्रीविएशन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, उनकी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपने शॉर्ट फॉर्म में ये नोट भी कर लेने हैं। अब बात करते हैं कमीशंस के बारे में। इनको थोड़ा हम क्विक डिस्कस करेंगे, मतलब कि कौन सा कमीशन कब आया था, कौन सी कमेटी कब बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं 1792 में, 1792 में चार्ल्स ग्रांट ऑब्जर्वेशन आया था, ये आपने याद रखना है। 1811 में मिंटो मिनट कमेटी आई थी। 1813 में रिन्यूएबल ऑफ चार्टर हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 1823 में एल्फिंस्टोन मिनट आया था। 1823 में चार्टर एक्ट आया था। 1824 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पैच आया था। 1826 में थॉमस मुनरो इंक्वायरी आई थी। 1835-38 में विलियम एडम 3 रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन आई थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 1835 में लॉर्ड मैकॉले मिनट आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पे को बढ़ावा दिया था, उस पर बल दिया था। 1835 में डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड मिनट आया था। जबकि 1844 में लॉर्ड हार्डिंग डिक्लेरेशन आया था। 1845 में थॉमसन प्लान आया था। जबकि 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। 1859 में स्टेनी डिस्पैच आया था। 1882 में हंटर कमीशन आया था। 1889 में वॉर्लर रिपोर्ट आई थी। 1901 में शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन आया था। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह 1904 में रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट आया था, ये कमीशन आया था, कमेटी आई थी। 1906 में रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1906 में जातीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। 1910-11 में गोखले बिल जो था वो उसका गठन हुआ था, ये आपने याद रखना है। गोखले बिल प्रस्ताव आया था। 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हुआ था। 1917 में एक सैंडलर कमीशन आया था, ये आपने याद रखना है। 1919-20 में एक्ट्स ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट आया था। 1920 में रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1923 में ली कमीशन आया था। 1928-29 में हार्टोग कमीशन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1934 में सप्रू कमेटी आई थी, ये भी आपने याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1935 में आया था। 1936-37 में एबर्ट वुड रिपोर्ट आई थी। जाकिर हुसैन कमेटी का गठन 1938 में हुआ था। उसी तरह द यूपी यूनिवर्सिटीज़ कमेटी जो थी वो 1938-40 में आई थी। 18 सैयद मोहम्मद महमूद कमेटी जो थी वो 1939 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी। राधा कृष्णन कमीशन जो था वो 1948 में आया था। एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 1949 में आया था। खेयर कमेटी जो थी वो आपकी 1950 में आई थी। मुदालियर कमीशन जो था वो 1952 में आया था। इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं कबीर कमीशन जो था वो 1953 में आया था। 1954 में श्रीमती कमेटी आई थी। चटर्जी कमीशन जो था वो 1956 में आया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1956 में रामचंद्र कमेटी का गठन हुआ था। शुक्ला कमेटी 1997 में आई थी, 57 में आई थी। 1958 में दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी। 1958 में ही नेशनल साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, ये आपने याद रखना है। 1959 में डॉक्टर DV देशमुख कमेटी का गठन हुआ था। 1959-64 में कुंजरू कमेटी का गठन हुआ था। 1960 में श्री प्रकाश कमेटी का गठन हुआ था। 1961 में, ये आपने याद रखना है, 1961 में संपूर्णानंद कमेटी का गठन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंसा मेहता कमेटी का गठन 1962 में हुआ था। 1963 में कमेटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन हायर एजुकेशन का गठन हुआ था, ये आपने याद रखना है। 1961-64 में इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी का गठन हुआ था। उसी तरह 1964-66 में कोठारी कमीशन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। उसी तरह 1966 में सैयद कमेटी आई थी। 1967 में कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन एजुकेशन का गठन हुआ था। 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, एनपीई। 1971 में रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन आया था, ये आपने याद रखना है। 1972 में शुक्ला कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने 10+2+2 3 का स्ट्रक्चर दिया था। 1974 में स्टेटमेंट ऑफ आचार्य कुल ऑन द बिहार शरीफ मूवमेंट आया था, ये आपने याद रखना है। 1976 में 42 अमेंडेड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, प्ले एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी का गठन हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसी तरह 1977 में अदाई शाह कमेटी जो थी, अदाई शाह जो कमेटी थी उसका गठन हुआ था। 1989 में ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का ड्राफ्ट आया था। 1980 में एजुकेशन फॉर आवर पीपल आया था। 1983 में 2 नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आया था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया था। 1987 में मेहरोता कमेटी आई थी। 1992 में जनार्दन रेड्डी कमेटी आई थी। तो फ्रेंड्स इनको हम क्विक डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इनकी डेट्स डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर कर लेंगे, हमको 1 या 2 बार फिर हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इनके एयर्स के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह यशपाल जो कमेटी थी वो 1992 और 93 में आई थी। चतुर्वेदी कमेटी जो थी वो 1993 में आई थी, जबकि द दिल्ली डिक्लेरेशन जो था वो 1993 में ही आया था। उसी तरह 1993 में कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एक्ट ये आया था। 1993 में एनसीटी एक्ट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट जो था वो 1993 में आया था, जबकि 1994 में एजुकेशन फॉर ऑल रेजोल्यूशन अडेप्टेड बाय 9 नेशंस आया था। 1997 में रस्तोगी कमेटी आई थी। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, जबकि 2003 में लॉन्चिंग ऑफ विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, वो 2003 में लॉन्च किया गया था, ये आपने याद रखना है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया भारतीय शिक्षा के विकास में मुख्य आयोग व समितियों के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार हम फिर 2 या 3 बार एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जाता है तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके बाद बात करते हैं एनसीटी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, राष्ट्रीय विद्यापक शिक्षा परिषद। इसकी जो स्थापना थी वो अगस्त 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य जो था वो पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास करना था। इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना आदि है। परिषद की जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं वो जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में गठित की गई हैं एनसीटीई की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे एनएलएम के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपने डबल स्टार लगा लेना है। इसकी जो स्थापना थी वो मई 1988 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। मई 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना हुई थी। अब इसमें क्या बोला गया है, इसका जो उद्देश्य था वो 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना है। और ये संपूर्ण साक्षरता अभियान 100 जिलों में लागू है, जबकि साक्षरता पश्चात कार्यक्रम 117 जिलों में क्रियान्वित है। केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षिक व तकनीकी संसाधन को सहयोग देता है, ये आपने याद रखना है। एलएलएम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, वो मई 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना था। उसी तरह बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के बारे में, सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक योजना जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान में निपुण व्यक्तियों का विकास करना है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में कार्य किया है। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस के बारे में।
तो केवीएस के बारे में, इसमें नए छात्रों के दाखिले में क्रमशः 15% और 7.5% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। इन वर्गों के छात्रों में 12वीं तक का किसी प्रकार का निःशुल्क शिक्षण शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। केवीएस की जो स्थापना थी वो 1963 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं नवोदय विद्यालय संगठन के बारे में, एनवीएस के बारे में। इसकी जो स्थापना थी वो 1986 में हुई थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। एनवीएस जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि वे 22.5% के राष्ट्रीय औसत, 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी प्रकार कम ना हो, अधिकतम को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी का जो गठन था वो कब हुई थी स्थापना? 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी परीक्षा सुधारों पर ध्यान देती है। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म्स हमने डिस्कस की, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है और क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।